Hello everyone and welcome back to the channel Online Vardhan. Today is the 15th and the last session for the CTPYQ series which we have started for the RS MSSB JEE exam. Okay, तो our last topic is building material. ठीक है, तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. Which rocks are formed by change in the character of pre-existing rock? तो pre-existing rock के कैरेक्टर में अगर हमारा जो चेंजेस आएंगे उस चेंजेस के बाद हमारा जो वो रॉक फॉर्म होगा उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं अपना सेडिमेंट्री रॉक. ठीक है, तो अब ये रॉक्स और क्या करेंगे? तो these rocks form from deposits that accumulate on the earth's surface. ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब क्या है, ये रॉक्स फॉर्म फ्रॉम द डिपॉजिट दैट एक्यूमुलेट्स ऑन द अर्थ सरफेस. क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अ गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन अबाउट, तो हमारे गुड ब्रिक अर्थ में क्या चीज़ होनी चाहिए? तो वो होगा हमारा 20% to 30% ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक है, बाकी चीज़ें भी होती है लेकिन उनके प्रोपोर्शंस हमारे डिफरेंट होते हैं. तो देख लेते हैं एक बार बाकी क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो पहला हम देख लेते हैं क्या है, सिलिका. सिलिका कितना होता है हमारा? 50% to 60%. ठीक है, अब सिलिका का फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड ड्यूरेबिलिटी. ठीक है, और क्या होता है? तो सेकेंड हो गया हमारा एल्यूमिना. तो एल्यूमिना की परसेंटेज क्या होगी? 20% to 30%. ठीक है, और एल्यूमिना क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स प्लास्टिसिटी. ठीक है, थर्ड क्या है हमारा? थर्ड है हमारा लाइम विच विल बी लेस देन 10%. ये क्या करता है? कॉजेस सिलिका to fuse during burning and binding. ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्या है? आयरन ऑक्साइड 5% to 7% provide रेड कलर. ठीक है, फिफ्थ और लास्ट क्या हो गया हमारा? मैग्नीशिया लेस देन 1% गिव्स येलो टिंट. ठीक है, तो समझ में आ गया हमारे गुड ब्रिक अर्थ में क्या क्या चीज़ें होंगी. चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, crushing strength of a good building stone should be more than. अब crushing strength of a good building stone हमारा कितना होना चाहिए? तो वो होगा हमारा 100 मेगा पास्कल. क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो हमारा कितना होना चाहिए? मोर देन 100 मेगा पास्कल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. मार्बल इज़ अ टाइप ऑफ रॉक. ठीक है, तो वो कौन से टाइप का रॉक है? तो मार्बल इज़ अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक. ठीक है, हम सबको पता है कि हमारे कितने टाइप के रॉक होते हैं. तो हमारे 3 टाइप के रॉक होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक. तो मार्बल क्या है हमारा? मेटामॉर्फिक रॉक है. और मेटामॉर्फिक रॉक के जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेसिकली वो हमारे क्या होते हैं कि दीज आर द, मतलब ये कैसे फॉर्म होता है क्लियरली हमारा? तो दीज आर फॉर्म्ड बाय द चेंज इन कैरेक्टर ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स व्हेन सब्जेक्टेड टू ग्रेट हीट और प्रेशर. ठीक है, यानी कि हमारा क्या है, जब हमारा प्री एग्जिस्टिंग रॉक pre-existing rocks undergo
ग्रेट हीट एंड प्रेशर। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक कैसे फॉर्म होता है? तो जो हमारा प्री एग्जिस्टिंग रॉक होता है व्हेन इट अंडरगोज ग्रेट हीट एंड प्रेशर, तो जो हमारे चेंजेस आते हैं रॉक में, तो फिर वो नए टाइप का जो रॉक फॉर्म होके आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिपरेशन ऑफ सरफेस ऑफ स्टोन टू ऑब्टेन प्लेन एजेस और टू ऑब्टेन स्टोन ऑफ रिक्वायर्ड साइज एंड शेप इज नोन एज, तो क्या होगा वो हमारा? ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी कि हमारे ड्रेसिंग ऑफ स्टोन की डेफिनेशन ही आपको क्वेश्चन में मेंशन करके दे रखी है कि द प्रिपरेशन ऑफ सरफेस ऑफ स्टोन, यानी कि स्टोन के सरफेस को जब हम प्रिपेयर करते हैं, यानी उसके एजेस को जब हम प्लेन करते हैं या फिर हम एक पर्टिकुलर साइज़ या शेप में उसको कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहेंगे ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोजिशन ऑफ नेचुरल बेड ऑफ स्टोन रिलेटिव टू डायरेक्शन ऑफ प्रेशर एंश्योर्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ, यानी कि कौन से बेड का मतलब हमारे स्टोन बेड है। क्लियर हो गया? मतलब मान लो हमारा ये स्टोन बेड है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा सरफेस जो होगा जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ बेयर करेगा, यानी इसका ऐसा कौन सा सरफेस होगा जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ बेयर करेगा, तो वो कौन सा होगा? हमारा परपेंडिकुलर, यानी स्टोन बेड के परपेंडिकुलर, यानी ये वाला। अगर हम इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो ये स्टोन हम ईजिली ब्रेक नहीं कर पाएंगे, यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? That is when the direction of natural bed of all sedimentary stones are perpendicular, then such arrangement gives the maximum strength to the stonework. Clear हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक्स इज कॉल्ड आउट इन पग मिल। ठीक है, तो किसको बोलेंगे हम? कौन से प्रोसेस को बोलते हैं? तो हम बोलते हैं टेम्परिंग को। ठीक है, तो for manufacturing good bricks on a large scale the tempering is usually done in a pug mill। तो उसने पूछा कि पग मिल में कौन सा स्टेप हम करते हैं, तो पग मिल में हम टेम्परिंग करते हैं। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन एल्यूमिना इन द फॉलोइंग लिमिट। अभी जस्ट मैंने आपको 2 क्वेश्चन पहले बताया कि एल्यूमिना का कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो एल्यूमिना का होना चाहिए 20 to 30%। क्लियर हो गया? बाकी चीज़ों को हमने वहाँ पे डिटेल से देख ही लिया था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन्स फॉल अंडर मेटामॉर्फिक कैटेगरी। तो अब वो पूछ रहा है कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा हमारा स्टोन जो है मेटामॉर्फिक कैटेगरी में आता है। तो आपको मैंने अभी बताया था कि मार्बल हमारा किस में आता है? मेटामॉर्फिक में। तो यहाँ पे मार्बल ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है। दैट मीन्स कि हमारा मार्बल क्या होगा? आंसर होगा। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉलरेंस लिमिट्स फॉर डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स इन लेंथ विड्थ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली फॉर अ सैम्पल ऑफ 20 ब्रिक्स टेकन टुगेदर एज पर IS कोड आर। तो एज पर IS कोड हमारे जो डायमेंशन होती है ब्रिक की वो हमारी कितनी होगी? तो वो होगी हमारी C ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? इस चीज़ को हम मेंशन कर लेते हैं। The dimension of modular brick when tested in accordance with, तो कौन सा IS कोड हम यूज़ करते हैं ब्रिक के लिए यहाँ पे? तो वो होगा 1077/1992। ठीक है, द मैक्सिमम टॉलरेंस इन लेंथ ऑफ bricks is limited per 20 bricks as
लेंथ इज इक्वल टू 3800 प्लस माइनस 80 mm, width is equal to 1800 प्लस माइनस 40 mm, और हमारी हाइट इज इक्वल टू 1800 प्लस माइनस 40 mm। ठीक है, तो उसने हमसे क्या पूछा था, उसने हमसे लिमिट्स ही पूछी थी। तो ये तो हमारी बेस वैल्यूज़ हो गई और ये हमारी लिमिट्स डिफाइन हो गई। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल वियर इन स्टोन फॉर रोड वर्क इज। अब क्या पूछा है, मैक्सिमम परमिसिबल वियर। तो मैक्सिमम परमिसिबल वियर हमारा कितना होगा, किसके केस में, स्टोन रोड वर्क के केस में। अगर हम स्टोन यूज़ कर रहे हैं रोड वर्क के केस में तो हमारा मैक्सिमम परमिसिबल वियर कितना होना चाहिए, 3%। क्लियर हो गया, फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन, फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड ब्रिक अर्थ कैन बी रोल्ड विदाउट ब्रेकिंग इन अ स्मॉल थ्रेड ऑफ डायामीटर। अब कितने डायमीटर का हम थ्रेड रोल करते हैं यहाँ पे, तो हमारा होगा 3 mm, यानी कि द गुड ब्रिक अर्थ कैन रोल्ड विदाउट ब्रेकिंग इन स्मॉल थ्रेड्स ऑफ 3 mm डायमीटर। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिक। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टीज़ हमें दी हुई है उसमें से कौन सी हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो होगा हमारा टेक्सचर, यानी कि अपीयरेंस, यानी कि अपीयरेंस। और अपीयरेंस क्या होता है, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एफ्लोरेंस इज सेट टू बी मॉडरेट इन ब्रिक इफ सॉल्ट डिपॉजिट कवर डैश सरफेस एरिया अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे होगा हमारा 50%, यानी कि द एफ्लोरेंस इज सेट टू बी मॉडरेट इन ब्रिक्स इफ सॉल्ट डिपॉजिट कवर इज 50% सरफेस एरिया अप्रॉक्सीमेटली। क्लियर हो गया, अब इसको मेंशन भी कर लेते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू IS 3495 पार्ट 3 1992, when there is a heavier deposit of salt up to 50% of the exposed area of the brick surface, it is called moderate efflorescence। ठीक है, क्लियर हो गया, आपको मैंने कोड भी बता दिया कि किस कोड में हमारी ये बात मेंशन्ड है। ठीक है, और हमारा कितना होता है, 50% होता है ये। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, हमारा मॉडरेट एफ्लोरेसेंस। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइमस्टोन रॉक फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ। अब लाइमस्टोन रॉक कौन सी कैटेगरी में फॉल होता है, तो वो हमारा फॉल होता है सेडिमेंट्री रॉक में। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स हमारा क्या होता है, इट इज़ रिजल्टिंग फ्रॉम द प्लांट और एनिमल एक्यूमुलेशन। ठीक है, यानी उनके रिमेनिंग्स जो हमारे बढ़ते हैं ऑर्गेनिक रॉक हमारे जो फॉर्म होते हैं उनके एक्यूमुलेशन से हमारा क्या फॉर्म होता है, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होता है। और सेडिमेंट्री रॉक के और क्या क्या हमारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, एक तो लाइमस्टोन रॉक है, दिख गया हमें, दूसरा और है शेल, चॉक, डायटोमाइट एंड ट्रिपोली। ठीक है, ये नाम भी आप याद रखो, क्या पता एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिना एज इंग्रेडिएंट ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट इम्पार्ट्स। तो हमारा क्या इम्पार्ट करता है इसमें ये, तो क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू द सीमेंट। हमारा एल्यूमिना क्या करता है, क्या इम्पार्ट करता है, हमारा क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया। और बाकी कौन कौन से होते हैं हमारे सीमेंट में, तो पहला होता है लाइम। ठीक है, लाइम का कितना परसेंटेज होता है, 60 to 65%। दूसरा होता है सिलिका। सिलिका का कितना होगा हमारा 17 to 25%। तीसरा होगा हमारा एल्यूमिना, क्या है वो 3 to 8%। चौथा हो गया हमारा कैल्शियम सल्फेट, वो हो गया हमारा 3 to 4%। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड को क्या लिखेंगे 0.5 to 6% होगा हमारा वो। ठीक है, देन अगेन मैग्नीशिया 0.5 to 4%। नेक्स्ट है हमारा सल्फ़र। सल्फ़र कितना होता है 1 to 3%। और लास्ट है हमारा एल्कलीज। एल्कलीज हमारा कितना होता है 0.2 to 1%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑफ डैश टेस्ट इज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अनकम्बाइंड लाइम इन द सीमेंट। तो कौन सा टेस्ट हमारा यूज़ करते हैं हम क्या डिटेक्ट करने के लिए, जो हमारा अनकम्बाइंड सीमेंट होता है, मतलब लाइम हमारा सीमेंट में रह जाता है उसे। ठीक है, तो कौन सा टेस्ट होता है हमारा साउंडनेस। ठीक है, तो साउंडनेस ऑफ द सीमेंट हमारा क्या होता है, तो इट रिफर्स टू द stability of the volume change in the process of setting and hardening। ठीक है, फिर द पर्पस of the purpose is of detecting the uncombined lime इन सीमेंट। ठीक है, फिर क्या हो गया, दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड विथ द हेल्प ऑफ ली चैटेलियर apparatus। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी ये किसको रेफ़र करता है, तो ये हमारा रेफ़र कर रहा है स्टेबिलिटी ऑफ द वॉल्यूम चेंज। ठीक है, और फिर प्रोसेस ऑफ सेटिंग और हार्डनिंग। क्लियर हो गया। पर्पस आपको पता चली गया। पर्पस क्या है इसका, पर्पस है अनकम्बाइंड लाइम को डिटेक्ट करना। ये टेस्ट परफॉर्म किस पे होता है, तो ये परफॉर्म होता है ली चैटेलियर एपरेटस की हेल्प से। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन। ठीक है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा किससे कम नहीं होना चाहिए, तो सबको पता है ये क्वेश्चन, ये बहुत ईजी है, इट विल बी 30 मिनट्स। ठीक है, और फाइनल सेटिंग टाइम हमारा मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए, इट विल बी इक्वल टू 600 मिनट्स। कौन से कोड में हमारे ये चीज़ मेंशन्ड है हमारी, तो एज पर IS 8112। ठीक है, क्लियर हो गया।
चलो इनिशियल हमारा किससे कम नहीं होना चाहिए, 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। फाइनल हमारा किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमारा 600 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर इन सीमेंट, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर इन सीमेंट हमारा कौन सा यूज़ होता है, तो वो है हमारा जिप्सम, ठीक है। तो रिटार्डर क्या करता है, रिटार्डर सबको पता है कि हमारा क्या करता है, इनिशियल सेटिंग टाइम को हमारे इंक्रीज़ करता है, ठीक है। और फिर क्या एक्सेलरेट करता है, वाइल एक्सेलरेटर्स रिड्यूस इट्स सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। क्लियर हो गया। यानी हमारा जो रिटार्डर है हमारा क्या काम करता है, हमारा रिटार्डर का टाइम क्या कहते हैं कि बढ़ाता है। यानी कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, मान लो कि जैसे पीछे वाला ही सीमेंट हमने ओपीसी सीमेंट लिया, तो ओपीसी सीमेंट हमने लिया, ओपीसी सीमेंट का हमने टाइम क्या देखा, 30 मिनट है, सॉरी नॉट 300, 30 मिनट्स, ठीक है। तो 30 मिनट्स है, तो इसने क्या किया, अगर हमने जिप्सम का अमाउंट बढ़ा दिया तो मान लो ये 30 से 35 मिनट्स हो गए। ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यूज़ नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ ले रही हूँ, ठीक है। 30 मिनट स्टैंडर्ड वैल्यू है, लेकिन हाँ 35 मैं अपने मन से बता रही हूँ। क्लियर हो गया। चल तो क्या हुआ कि हमने जिप्सम ऐड किया तो हमें क्या हो गया, 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल गया फॉर वर्किंग विद दैट पर्टिकुलर पेस्ट, यानी पर्टिकुलर मोर्टार, ठीक है। तो हमें क्या हो गया कि हमने जिप्सम ऐड किया तो उसका क्या हो गया, इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ गया। अब एक्सेलरेटर क्या करता है, एक्सेलरेटर जो है वो उसका जो सेटिंग टाइम है वो हमारा रिड्यूस करता है, ठीक है। अगर हम एक्सेलरेटर यूज़ करेंगे रिटार्डर की जगह तो वो हमारा सेटिंग टाइम क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। क्लियर हो गया। और ये बढ़ाएगा। चलो समझ में आ गई ये बात। अब क्या है, जो कॉमनली यूज रिटार्डर्स हैं और एग्जांपल्स बता दो, एग्जांपल्स ऑफ रिटार्डर्स और क्या क्या होंगे, तो पहला हो गया हमारा अनरिफाइंड कैल्शियम, फिर अनरिफाइंड सोडियम एंड ऑल्सो अमोनियम, फिर क्या हो गया, सॉल्ट्स ऑफ लिग्नो सल्फोनिक एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, हाइड्रो कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द साउंडनेस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कैन बी टेस्टेड। अब क्या है, द साउंडनेस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कैन बी टेस्टेड बाई, किससे टेस्ट कर सकते हैं, बाई लीच एटेलियर एपरेटस। अभी जस्ट हमने पीछे यही चीज़ सॉल्व की है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द 2 मेन कंपाउंड्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर। तो 2 मेन कंपाउंड पोर्टलैंड सीमेंट के कौन कौन से होते हैं, तो वो होता है हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। यानी कि C3S और C2S। क्लियर हो गया। अब क्या है कि इसमें हमें क्या बताना है कि 2 मेजर कंपाउंड्स हमने क्या कहते हैं कि 2 मेन कंपाउंड्स हमने देख लिए कौन कौन से होते हैं, और मेजर कंपाउंड्स हमारे जो जो होते हैं किसमें, जो सीमेंट क्लिंकर्स में फॉर्म होते हैं वो हमारे क्या क्या होते हैं, C3S, C2S, C3A और C4AF, ठीक है। C3S तो हमारा क्या हो गया, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C2S हो गया हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट, फिर क्या हो गया, C3A हो गया हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, फिर C4AF हो गया हमारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ठीक है। अब इनके परसेंटेज कितने कितने होते हैं, ये होता है हमारा 25 to 50%, ठीक है। ये भी हमारा 25 to 40% होता है, ठीक है। C3A हमारा कितना हो जाएगा, 5 to 11%, फिर C4AF हमारा कितना हो जाएगा, 8 to 14%, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इन 1 मीटर क्यूब, ठीक है। इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम
इस अब क्या है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में हमारे कितने सीमेंट बैग्स आते हैं, तो हमें एक वॉल्यूम कितना हुआ है, टोटल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमारा 1 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे क्या है वॉल्यूम ऑफ 1 सीमेंट बैग क्या होगा हमारा 0.035 मीटर क्यूब। फिर क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पे हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इन 1 मीटर क्यूब, तो कितना हो जाएगा 1/0.035 विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली 30 बैग्स, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ पुज़ोलानिक सीमेंट एज कंपेयर टू पोर्टलैंड सीमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ सेटिंग रिमेन्स। अब क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कि उसने क्या बोला है कि कंप्रेसिव क्या कहते हैं रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के रेट ऑफ इंक्रीज को हमें कंपेयर करना है किसके किसके, पुज़ोलानिक सीमेंट के, और किससे कंपेयर करना है हमें, पोर्टलैंड सीमेंट से, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ सेटिंग। ठीक है, जो फर्स्ट वीक ऑफ सेटिंग में हमारा रहता है तो वो हमारा क्या होगा, स्लो। ठीक है, यानी कि स्लो किस कंडीशन में होगा, यानी कि देखो तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ पुज़ोलानिक सीमेंट एज कंपेयर टू पोर्टलैंड सीमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ सेटिंग रिमेन्स स्लो, यानी कि पुज़ोलानिक सीमेंट का रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा स्लो रहता है इन कंपेरिजन टू पोर्टलैंड सीमेंट। क्लियर हो गया, समझ में आ गई ये बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो टू डिटरमाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज टेकन एज। अब क्या बोल रहे हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो टू डिटरमाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज टेकन एज, तो वो हमारी वैल्यू कितनी होती है 0.4 होती है। ठीक है, तो इन कंक्रीट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज डिराइव्ड एट सीमेंट रेशियो ऑफ 0.4 एट विच मिनिमम कैपिलरी कैविटीज आर एक्सपेक्टेड टू फॉर्म, यानी कि इस पर्टिकुलर वाटर सीमेंट रेशियो पे जो कैपिलरी हमारी कैविटीज़ फॉर्म करती है वो सबसे कम फॉर्म होती है। इसी वजह से क्या होता है कि इस पर्टिकुलर वाटर सीमेंट रेशियो पे हमें अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, तो इस चीज़ को मेंशन भी कर लो एक बार। इन कंक्रीट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ is derived at water cement ratio of 0.4 at which minimum capillary cavities are expected to form। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग लाइमस्टोन टू रेडनेस इन कॉन्टैक्ट विथ एयर इज कॉल्ड, तो हमारा क्या बोलेंगे उसको, कैल्सिनेशन। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग लाइमस्टोन टू रेडनेस इन कॉन्टैक्ट विथ एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, यानी कि CaCO3 को हम बर्न करेंगे, यानी कि कैल्सिनेशन होगा जब, तो ये क्या फॉर्म करेगा CaO + CO2, दिस इज लाइम। ठीक है, तो इसको मेंशन भी कर लेते हैं, ये क्या होता है हमारा, इट रिफर्स टू द हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन to redness in contact with air. Lime is obtained by calcination of limestone। ठीक है, क्लियर हो गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्विक लाइम ऑन रिएक्शन विथ वाटर गिव्स,
अब क्या है कि जब क्विकलाइम हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमारा क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो रिएक्शन क्या होता है, CaO प्लस H2O, इट विल बी फॉर्मिंग CaOH OH होल ट्वाइस, ठीक है। इसको एक बार लिख भी लेते हैं, व्हेन क्विकलाइम that is CaO is added to water, it reacts to form calcium hydroxide, that is CaOH whole twice, which is also called slaked lime। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इन कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन बाय IS मेथड फॉर 40 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट द मैक्सिमम वाटर कंटेंट इज, ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है कि IS मेथड यानी इंडियन स्टैंडर्ड मेथड के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, जो हमारा 40 mm का नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है उसके लिए हमारा जो मैक्सिमम वाटर कंटेंट है वो हमारा कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको एक बार हम क्या करते हैं कि टेबल बना लेते हैं, नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ aggregate maximum water content, ठीक है। तो ये दो कॉलम हो गया हमारे। 10 mm के लिए कितना होता है ये, 10 mm के लिए होगा 208, ठीक है। फिर 20 mm के लिए हमारा होगा 186, फिर 40 mm के लिए हमारा होगा 165, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन दैट इज़ 165 kg हो जाएगा। क्लियर हो गया। और हमें पूछा यहाँ पे 40 mm के लिए, तो हम 40 mm के लिए बताएंगे, बाकी 10 और 20 का मैंने ऑलरेडी बता दिया ताकि अगर नेक्स्ट टाइम कभी और पूछता है तो आप ईजिली बता पाओ। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, एज पर IS मेथड फॉर कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट विल बी। तो M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए हम क्या लिखेंगे, तो हमारा M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए हमारा आ जाएगा ये 4, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे M10 M15 और इन दोनों के लिए हमारा कितना होता है, ये होता है हमारा 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर M20 और M25 के लिए हमारा कितना होता है ये, तो ये होता है 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और हमारा अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा किसके लिए बोल रहा है, हमारा अब नेक्स्ट बोल रहा है ये M30 अब इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, M30 to M60 डायरेक्टली लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। उसके लिए होगा 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। सॉरी ये 4 नहीं होगा, ये हमारा 5 होगा, ठीक है। 4 नहीं होगा, ये हमारा 5 होगा। क्लियर हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। M30 to M60 मतलब M35 M40 45 50 55 60, ये सब के लिए हमारा कितना होगा, तो वो होगा हमारा 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर हो गया। सबको पता चल गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कितना लेना है। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। IS method for concrete mix design for every decrease of water content by 0.05। क्या बोल रहा है कि IS मेथड के अकॉर्डिंग हमारा जो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन होता है फॉर एवरी डिक्रीज ऑफ 0.05, अगर हमारा हर बार 0.05 से डिक्रीज होते जा रहा है वाटर कंटेंट, तो हमारा क्या होगा उस कंडीशन में, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो सकता है, फॉर एवरी, यहाँ पे अब मेंशन कर लेते हैं आप नीचे, फॉर एवरी प्लस माइनस 0.05 change
in water content, the coarse aggregate proportion is to be changed by 0.01, that is 1%, if the water content is less than 0.5, then वैल्यू ऑफ हमारा किसका वैल्यू, कोर्स एग्रीगेट का, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज रिक्वायर्ड टू increase to reduce the fine aggregate content. ठीक है, अब हम क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि हर 0.05 वाटर कंटेंट चेंज के लिए तो हमारा क्या होगा, कोर्स एग्रीगेट का प्रपोर्शन हमें चेंज करना पड़ेगा 1% से. ठीक है, अगर 5% से वाटर कंटेंट चेंज हो रहा है तो हमें 1% से कोर्स एग्रीगेट को चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन अब फिर क्या होगा कि अगर वाटर कंटेंट हमारा 0.5 यानी कि 0.5 वैल्यू से हमारा क्या कहते हैं कम हो जाता है, तो अब हम क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमें करना पड़ेगा कि कोर्स एग्रीगेट को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा और हमें किसको रिड्यूस करना पड़ेगा, हमें फाइन एग्रीगेट को कम करना पड़ेगा. कोर्स एग्रीगेट को बढ़ा के फाइन एग्रीगेट को हमें कम करना पड़ेगा. क्लियर हो गया. तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए हो गया. यानी कि फॉर एवरी डिक्रीज ऑफ वाटर कंटेंट बाई 0.05 द कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम मे बी इंक्रीज्ड बाई 1%. क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर हैंड कॉम्पैक्शन द थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ कंक्रीट इज लिमिटेड टू, यानी कि फॉर हैंड कॉम्पैक्शन के मेथड में हमारा क्या है, बोल रहा है द थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ कंक्रीट इज लिमिटेड टू. तो थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ कंक्रीट इज कितना लिमिटेड है हमारा, यानी कि थिकनेस हमारा क्या होगा, तो वो होगा हमारा 15 to 20 सेंटीमीटर. ठीक है, यानी ऑप्शन बी. अब देख लो, हैंड compaction method is applied for small quantities of concrete. We use hand compaction method when vibrators are not available on site. In this method, the thickness of layer of concrete is limited to 15 सेंटीमीटर to 20 सेंटीमीटर. क्लियर हो गया. चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. इफ इन अ कंक्रीट मिक्स द फाइननेस मॉड्यूलस ऑफ अ कोर्स एग्रीगेट इज 7.6. फाइननेस मॉड्यूलस हमें कितना दे रखा है, 7.6. ठीक है, फिर बोल रहा है द फाइननेस मॉड्यूलस ऑफ अ फाइन एग्रीगेट इज 2.8. ठीक है, कोर्स का हमारा 7.6 है, फाइन का हमारा 2.8 है. क्लियर. फिर क्या बोल रहा है, द इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ द फाइननेस मॉड्यूलस ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट. अगर हम कंबाइंड कर लेते हैं तो इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ हमारा फाइननेस मॉड्यूलस कितना दे रखा है हमारा
वो दे रखा है 6.4। तो अब ये पूछ क्या रहा है कि देन द प्रपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट इज़, यानी कि अब ये कंबाइन वाले में हमारे फाइन एग्रीगेट का क्या प्रपोर्शन होगा। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है कि फाइननेस मॉड्यूलस हमारा किसका, फॉर कोर्स एग्रीगेट हमारा कितना दे रखा है, फॉर कोर्स एग्रीगेट हमारा दे रखा है, मान लो इसको F2 7.6। फिर क्या दे रखा है, फॉर फाइन एग्रीगेट। ठीक है, फॉर फाइन एग्रीगेट हमारा क्या होगा, F1 हमारा क्या होगा 2.8। ठीक है, फिर क्या है हमारा, फॉर कंबाइन हमारा कितना दे रखा है, तो कंबाइन के लिए हमारा दे रखा है ये 6.4। अब उसने क्या पूछा है कि रिक्वायर्ड प्रपोर्शन ऑफ, रिक्वायर्ड proportion of fine aggregate कितना होगा हमारा, R इज इक्वल टू F2 माइनस F अपॉन F माइनस F1 इंटू 100। अब फटाफट सबकी वैल्यू रख दो। F2 कितना है 7.6, F हमारा 6.4 है, यहाँ पे हमारा 6.4 माइनस 2.8 इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू 33.33%, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the approximate ratio between the strength of cement concrete at the 7 days and 28 days? ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि रेशियो बताना है, किसका रेशियो बताना है, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, किस पे 7 डेज़ पे और 28 डेज़ पे। तो 7 डेज़ पे हमारा जो हमारा सीमेंट कंक्रीट स्ट्रेंथ है एट 7 डेज, वो क्या है हमारा 65% होता है। ठीक है, फिर सीमेंट कंक्रीट स्ट्रेंथ एट 28 डेज हमारा कितना होगा, वो होगा हमारा 99%। ठीक है, तो हमारा क्या लेना है, इसका रेशियो मान लो, इसको हम मान लेते हैं S1, इसको मान लेते हैं S2, तो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 65 अपॉन 99 विच विल बी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 2/3, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ सैंड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 क्यूबिक मीटर ऑफ रेशियो 1:2:4 कंक्रीट इज, तो सैंड का हमारा कितना वॉल्यूम रहेगा अगर हम 100 क्यूबिक मीटर का मोर्टार बनाते हैं और उस मोर्टार का जो रेशियो होगा, यानी कंक्रीट का जो रेशियो होगा, वो होगा 1:2:4 का। ठीक है, चलो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है टोटल कंक्रीट वॉल्यूम, क्या दे रखा है 100 मीटर क्यूब। मिक्स प्रपोर्शन यानी सीमेंट इज टू सैंड इज टू एग्रीगेट कितना दिया रखा है 1:2:4। ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ सैंड, वॉल्यूम ऑफ सैंड पूछ रखा है, तो हम इसको निकाल लेंगे 2/1 + 2 + 4 इंटू 100, तो वो कितना हो जाएगा। अब देखो इससे तो हमें मिल जाएगा प्रपोर्शन कि सैंड कितना होगा, और फिर यहाँ 100 हमने कर दिया तो हमें पता चल गया वो 100 क्यूबिक मीटर के लिए है, तो हमें वॉल्यूम डायरेक्टली मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये 2/7 इंटू 100 विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 28 मीटर क्यूब, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिफेक्ट्स दैट आर इंडिकेटेड बाय द कर्वेचर फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ अ टिम्बर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे टिम्बर है। अब क्या बोल रहा है कि द डिफेक्ट्स दैट इज़ कर्वेचर फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, ये लेंथ की डायरेक्शन है। अगर ऐसा कुछ हमारा डिफेक्ट फॉर्म होता है यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे अपना बो। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बो। क्लियरली समझ में आ गया, फिगर भी मैंने आपको दिखा दिया। अब क्या करते हैं, मेंशन कर लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं ट्विस्ट क्या होता है। तो ट्विस्ट क्या होता है, डिफेक्ट अकर व्हेन a place
of timber has spirally distorted। ठीक है, फिर हमारा चेक क्या होता है? चेक होता है हमारा इट इज़ द क्रैक विच सेपरेट्स फाइबर्स ऑफ वुड। ठीक है, नेक्स्ट बो आपका बता ही दिया कि द डिफेक्ट दैट इज इंडिकेटेड बाय द कर्वेचर फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द टिम्बर। क्लियर हो गया। रैप क्या होता है अब हमारा? रैप होता है इट इज द डिफेक्ट अकर when a piece of timber has twisted out of shape। क्लियर हो गया, समझ में आ गया चारों ऑप्शंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोजिनस। ठीक है, तो अब हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं, देवदार, बैम्बू, केन, पाम। तो अब ये पूछ रहा है कौन सी हमारी एंडोजिनस क्या कहते हैं वुड नहीं है। तो कौन सा नहीं है हमारा एंडोजिनस ट्री, हमारा कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए देवदार हमारा एंडोजिनस नहीं है। तो एंडोजिनस के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो वो होगा हमारा बैम्बू, पाम, केन। ठीक है, ये तीनों हमारे क्या हो गए? ये हमारे एंडोजिनस हो गए। और हमारा क्या हो गया? एक्सोजिनस हमारा ट्री, इट दैट मीन्स कि हमारा आउटवर्ड ग्रोइंग। ठीक है, बैम्बू आपको पता है, बैम्बू, पाम, केन ये हमारे क्या होते हैं? इनवर्ड ग्रोइंग होते हैं। तो हमारा एक्सोजिनस क्या होता है ये भी देख लेते हैं। एक्सोजिनस हमारा होगा कौन कौन सा होगा? हमारा रेडवुड। ठीक है, फिर क्या हो गया? स्प्रूस। फिर क्या हो गया? देवदार। फिर हो गया शेदर, देन मैपल, पाइन, फर, मैगोनी, ओक, टीक, वॉलनट, बाबल, एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर हो गया। चल नेक्स्ट चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लाईवुड इज आइडेंटिफाइड बाय। तो अब प्लाईवुड कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं? प्लाईवुड इज आइडेंटिफाइड बाय थिकनेस। ठीक है, तो द मीनिंग ऑफ टर्म प्लाई इज अ थिन लेयर। प्लाई का क्या मीनिंग होता है? प्लाई का मीनिंग होता है हमारा थिन लेयर। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर क्या है? प्लाईवुड्स आर द बोर्ड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम थिन लेयर्स ऑफ वुड एंड वेनियर्स। ठीक है, फिर द 3 और मोर वेनियर्स आर हेल्ड इन पोजिशन बाई एप्लीकेशन ऑफ सुटेबल एडेसिव्स। फिर वो प्लाईवुड की थिकनेस डिफाइन करते हैं। चलो ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे ये? तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि पहली बात तो प्लाई का मीनिंग क्या होता है? प्लाई का मीनिंग होता है हमारा थिन लेयर। ठीक है, फिर प्लाईवुड हम कैसे बनाते हैं? प्लाईवुड बेसिकली एक बोर्ड होता है, बहुत ही थिन बोर्ड होता है, जिसको हम किसकी हेल्प से बनाते हैं? जिसको हम वुड और वेनियर्स की हेल्प से बनाते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी हमें जैसे थिक प्लाईवुड चाहिए तो हम क्या करते हैं? थिक प्लाईवुड के लिए हम 2 या 3 वेनियर्स को क्या करते हैं? लेयर बाय लेयर हम उसको ऐड क्या कहते हैं कि एक साथ पुट करते हैं। एक साथ अब हम कैसे रखेंगे उसको? कि विद द हेल्प ऑफ एडेसिव, यानी कि जैसे फेविकोल हो गया, तो फेविकोल से हम 2 वुडन पीसेस को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा? थिकनेस को बढ़ा देगा। ठीक है, इस हिसाब से हम प्लाईवुड की थिकनेस भी आइडेंटिफाई करते हैं इसी तरीके से। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर यूज्ड इन बिल्डिंग फ्रेम शुड बी। तो मॉइस्चर कंटेंट हमारा कितना होना चाहिए? 13% to 20% अकॉर्डिंग टू IS 287/1993। ठीक है,
तो हमारा क्या होना चाहिए, इस कोड के अकॉर्डिंग हमारा जो, इसको IS क्लियरली लिख दे रही हूँ, IS, ठीक है। तो इस IS कोड के अकॉर्डिंग हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर यूज्ड इन द बिल्डिंग फ्रेम्स होगा शुड बी 13 to 20%। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कार्बन कंटेंट ऑफ मीडियम कार्बन स्टील इज अबाउट, तो कार्बन कंटेंट हमारे मीडियम कार्बन स्टील में कितना होना चाहिए, तो इट शुड बी बिटवीन 0.25% to 0.60%। क्लियर हो गया। चल समझ में आ गया ना ये चीज़। फिर क्या है कि अब क्या है, मैग्नीज इसमें कितना होना चाहिए। अब इसी मीडियम हमारे कार्बन स्टील में हमारा जो मैग्नीज का प्रपोर्शन होगा वो कितना होगा, मैंगनीज का पोर्शन हमारा होगा 0.60% to 1.65%। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे कार्बन कंटेंट पूछा है, अब जब मैंगनीज कंटेंट पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, वो होगा हमारा 0.60% to 1.65%। क्लियर हो गया। अब क्या है कि हमारा मैंगनीज का फंक्शन क्या होता है, तो मैंगनीज का फंक्शन होता है हमारा, इट मेक्स दीज टाइप ऑफ स्टील ससेप्टेबल टू हार्डनिंग ड्यूरिंग द वेल्डिंग। ठीक है, अब इसको मेंशन भी कर लेते हैं। इट मेक्स दीज टाइप्स ऑफ स्टील susceptible to hardening during welding। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द व्हीकल इंग्रेडिएंट ऑफ एन ऑयल पेंट इज यूज्ड, तो क्या बोल रहा है उसने कि व्हीकल इंग्रेडिएंट ऑफ एन ऑयल पेंट इज यूज्ड। व्हीकल इंग्रेडिएंट तो किस लिए होता है, टू होल्ड द इंग्रेडिएंट ऑफ अ पेंट इन अ लिक्विड सस्पेंशन। किस लिए होता है हमारा यूज, टू होल्ड द इंग्रेडिएंट ऑफ अ पेंट इन अ लिक्विड फॉर सस्पेंशन। अब देख लेते हैं व्हीकल हमारा होता क्या है। व्हीकल होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज बाइंडर और कैरियर और ड्राइंग ऑयल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको हम और क्या क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाइंडर, कैरियर और ड्राइंग ऑयल। अब ये क्या होता है, इट इज़ एन ऑयल टू विच बेस इज मिक्सड, यानी कि ये एक ऑयल होता है जिसमें हम बेस को मिक्स करते हैं। ठीक है, फिर इट होल्ड द इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट्स इन सस्पेंशन एंड हेल्प्स इट टू स्प्रेड ओवर द सरफेस टू बी पेंटेड। यानी ये किस में काम होता है, जो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे पेंट्स को सस्पेंशन के टाइम पे होल्ड करके रखता है। यानी सारे इंग्रेडिएंट्स को ये क्या करता है, एक साथ रखता है। ऐसा नहीं होता कि हमारा जो पेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स करके रखा है, जब हम पेंट को अप्लाई करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे अलग अलग फैल जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो हमारा क्या होता है, वो बेसिकली एक साथ ही हमारा बहुत ही ज़्यादा स्मूथ टेक्स्चर के साथ और हमारा बहुत ही क्लियरली और स्मूथली हमारा क्या करता है, स्प्रेड करता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से आता है, ये हमारा व्हीकल की वजह से आता है, ये प्रॉपर्टी उसमें। ओके, तो इट गिव्स ड्यूरेबिलिटी, तो क्या कर लेते हैं, ये प्रोवाइड क्या करता है, प्रोवाइड ड्यूरेबिलिटी, टफनेस एंड वाटर प्रूफनेस एंड रेजिस्टेंस टू वेदरिंग। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं एक बार। लिंसेड ऑयल, पॉपी ऑयल, फिर क्या होता है हमारा टंग ऑयल, एनिमल ऑयल। ठीक है, क्लियर हो गया। आपको पता चल गया व्हीकल क्या है और उसके एग्जाम्पल्स भी देख लिया हमने क्या क्या है, समझ में आ गया क्लियरली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तार इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ। अब तार इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? तो तार इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। आई होप ये सबको पता भी होगा, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो क्या होगा, अब तार के बारे में थोड़ी चीज़ें हम मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो तार जैसे कि ऑब्टेन किससे होता है, तो तार हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से ऑब्टेन होता है, ये तो हमने देख लिया। कोल के अलावा किससे होता है, कोल और वुड, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बता दे रही हूँ मैं कि बिटुमेन किससे फिर ऑब्टेन्ड होता है, तो बिटुमेन इज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल पेट्रोलियम, ठीक है। बिटुमेन is obtained by destructive distillation of crude oil petroleum, ठीक है। अब तार के बारे में वापस बात कर लेते हैं। तो तार कैसा होता है, तार इज अ डार्क ब्लैक लिक्विड विथ हाई विस्कोसिटी, ठीक है, विथ हाई विस्कोसिटी। अब क्या है कि तार हमारा 3 टाइप का होता है। तो तार इज क्लासिफाइड एज अ 3 पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं हमारे, कोल तार, मिनरल तार और वुड तार। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? चलो आज के लिए बस इतना ही, और ये हमारा लास्ट सेशन था। कल से आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छे से एग्ज़ाम देना, बिल्कुल फोकस होके, ठीक है, और बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इट विल बी गुड, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।